नमस्कार दोस्तों। आज यानी 3 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए फ्रंट पेज पे 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल वीडियो में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स टाइम्स का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में कास्ट या फिर रिलीजन के नाम पर वोट मांगता है तो उनका इलेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में हमने इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में पॉइंट्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, जल्दी से आपको 3 पॉइंट्स वो बता देता हूं मैं। पहला वो पॉइंट था कि अगर देखिए किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ में परसिक्यूशन हुआ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी पर अत्याचार हुआ है, अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐसा चाहती है कि हमारी आवाज़ को उठाया जाए पार्लियामेंट के अंदर में या फिर असेंबली के अंदर में, तो इसमें बुराई ही क्या है। दूसरा पॉइंट जो था वो गांधी से रिलेटेड पॉइंट था कि गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में धर्म का होना बहुत जरूरी है। उनका मतलब धर्म से एथिक्स से रिलेटेड था कि सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं और अगर जब धर्म होगा पॉलिटिक्स के अंदर में तो एथिक्स आएंगे पॉलिटिक्स के अंदर में। तीसरा जो पॉइंट था जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कहा था कि ये जो सब काम है ये डिसीजन लेने चाहिए लेजिस्लेचर्स को यानी पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन नहीं लेने पर चाहिए इस प्रकार से। तो अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। 7 जजेस की बेंच थी, 4-3 से डिसीजन लिया गया, यानी 4 जो जजेस थे उन्होंने यह कहा कि कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट मांगना गलत है, और 3 जजेस ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे हमारी डेमोक्रेसी है उसका हनन होगा अगर आप इस पर रोक लगा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, और अगर किसी धर्म के नाम पर या फिर कास्ट के नाम पर मोबिलाइजेशन होता है तो इसमें बुरा ही क्या है। कम से कम कास्ट में अवेयरनेस आती है, कास्ट से लोगों को, रिलीजन से लोगों को अवेयरनेस आती है। तो इस तरह की बात है जो इसके खिलाफ में है जजमेंट के। और दूसरी देखिए बात यह होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पक्ष में बोलते हुए कहा कि जो 4 जजेस हैं इन्होंने पक्ष में बोलते हुए कहा कि जो किसी पर्सन की जो रिलेशनशिप है किसी गॉड के साथ में वो एक प्राइवेट अफेयर है। इसको देखिए आप पब्लिकली जो ये सेंटिमेंट्स होते हैं गॉड के साथ जो रिलेशनशिप होता है इसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। यानी अगर आप अपने भगवान को मानते हो, उसी भगवान के नाम पर अगर कोई आपसे कैंडिडेट वोट मांगता है तो ये पब्लिकली और इमोशनली एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। दूसरा देखिए इन्होंने कहा कि जजेस ने कि जो इलेक्शन होते हैं एक सेकुलर एक्सरसाइज होती है, इसमें किसी भी प्रकार का धर्म को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें खिलाफ और पक्ष में हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा तो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि देखिए पहले क्या था, 1988 की बात है, 1988-87 की बात है ये शायद। तब क्या हुआ था, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, एक जजमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। एक बस 10 सेकंड की बात बताता हूँ कि देखिए बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में और एक मनोहर जोशी थे, उन्होंने इस तरह की बात कही थी इलेक्शन से पहले कि अगर वो इलेक्शन में जीत कर आए तो वो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो यह केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कोर्ट के अंदर गया था, अब ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट थी या हाई कोर्ट था। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ही थे शायद, उन्होंने कहा देखिए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस टाइम पे तो उन्होंने एक अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन दिया। वैसे तो देखिए आरपीए के अनुसार उनकी जो था इलेक्शन को रद्द हो जाना चाहिए था, कैसे मनोहर जोशी या फिर बाला साहब ठाकरे धर्म का यूज कर सकते हैं इलेक्शन के दौरान में। लेकिन अलग से इंटरप्रिटेशन देते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा कि जो हिंदुत्व की बात इन्होंने कही है वो हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लिविंग द लाइफ। तो इस तरह का पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था, थोड़ा रिवाइज कर लिया बस। नीचे देखिए जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये आर्टिकल है, अभी हमने ये आर्टिकल किया, ये नीचे वाला आर्टिकल है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल है। ऑर्डिनेंस आपको पता ही होगा, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है, और प्रेसिडेंट पास करता है, प्रेसिडेंट हमेशा काम करता है, आपको पता होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस से। अब पहले क्या होता था, सिर्फ पहले प्रोसीजर देखते थे, लेकिन इसका ना जो एग्जीक्यूटिव है गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वाधवा केस है एक, वाधवा केस में क्या था, ये पटना हाईकोर्ट की जजमेंट है, ये वाधवा केस से रिलेटेड। बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बिहार गवर्नमेंट किसी कानून को पास जो थी यानी कोशिश ही नहीं कर रही थी कि उस कानून को असेंबली से पास करवाए, बस वो बार बार ऑर्डिनेंस हिलाते जा रहे थे। ऑर्डिनेंस तो देखिए है किस लिए, ऑर्डिनेंस तो है आपको पता होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, बाय चांस अगर पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, सरकार को इमरजेंसी में किसी कानून को बनाने की आवश्यकता है तो ऑर्डिनेंस पास होता है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ऑलमोस्ट 26 बार, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब काफी बार उन्होंने बार बार ऑर्डिनेंस पास किया, इसी से कानून बना के काम चलाते जा रहे थे। तो बिहार जो पटना हाईकोर्ट थी उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो देखिए साफ साफ उल्लंघन है, ऑर्डिनेंस जिस मकसद के लिए था आप उस मकसद को ही खराब कर रहे हो। तो अब सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की, प्रेसिडेंट यानी 1, 2, 3, और गवर्नर का कौन सा आर्टिकल होता है आप बताइए,
ये कहते हैं कि देखिए जो ऑर्डिनेंस होता है सिर्फ इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की ही जो प्लेजर है वो होना सफिशिएंट नहीं है, इसमें जुडिशियल रिव्यू भी होगा। जुडिशरी इस चीज़ को कंसीडर करेगी कि जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की, क्या वो सेटिस्फैक्शन रिलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड है या फिर उसमें किसी तरह का फ्रॉड है या फिर वो किसी तरह की ओब्लिक मोटिव है ऑर्डिनेंस को पास करने में। तो इस तरह की बात है। देखिए तो बस ये पॉइंट है, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब कोई भी हाउस, दोनों में से एक हाउस सेशन में ना हो और बाकायदा जब दूसरा सेशन हो तो उसमें पास कर दिया हो और सेशन लगने के बाद में जो उसको पास करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें जो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर ली थी। आगे एक जो न्यूज़ है वो नॉर्दर्न रीजन में न्यूज़ है। ये है देखिए वैसे तो न्यूज़ है ये टाइगर से रिलेटेड न्यूज़ है, ये कि टाइगर एमपी में घटे हैं, बड़े हैं, लेकिन उसमें एक बॉडी का नाम है। ये बॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल में जो है बॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2005 में ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी और किसकी रिकमेंडेशन के बाद बनाई गई थी? टाइगर टास्क फोर्स। इसने रिकमेंड किया था कि आप नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दीजिए और ये कंस्टिट्यूट की थी प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसका बताइए आप चेयरमैन कौन होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन होता कौन है? और बस इतना ही है। बस ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है इन्वायरमेंट में। अगला देखिए सेम वही अग्नि 4 का एक सफल एक्सपेरिमेंट किया गया है। और वैसे तो देखिए जो अग्नि 4 है आर्मी के द्वारा ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई है, लेकिन बार बार इनका फ्रिक्वेंटली इनका एक्सपेरिमेंट होता रहता है, बार बार चेक करने के लिए। तो ये 6th एक तरह से एक्सपेरिमेंट था अग्नि मिसाइल का। और ये देखिए 5 टाइम्स हैव बीन टेस्टेड अर्लियर। तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? हमको जो पता होना चाहिए हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, फिर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और अग्नि 4 की रेंज कितनी है आप बताइए? 3500 किलोमीटर है या फिर ज़्यादा है, कितनी है? और इसके अलावा देखिए बस इतना ही पता होना चाहिए किस टाइप की मिसाइल है, रेंज कितनी है। और एक इसमें अब की बार जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये किया गया है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एंड DRDO। हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक फोर्स डिमांड है ये क्या है? फोर्सेस कमांड, सॉरी डिमांड कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। और देखिए स्ट्रेटेजिक, इसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं और ये हमारे जो इंडिया का न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसी का एक हिस्सा है। ये इसका काम क्या होता है? ये देखिए जो हमारे जो टैक्टिकल या फिर स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जो है वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड पर है। इसको बनाया गया था 2003 में, वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको बनाया गया था। बस इतना याद रखिए, बस 2-3 चीज़ें हैं आप याद रखिए। ये देखिए क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट ना पूछे, वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। देख जैसे कि वो कुछ और दे देंगे, कुछ और नई सी बॉडी दे देंगे जो कि एग्जिस्ट भी ना करती हो, वर्चुअल सी बॉडी, और फिर वो कह देंगे कि ये जो बॉडी है, जैसे मान लीजिए आप कुछ स्पेसिफिक फोर्स कमांड मान लीजिए, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ना आए, स्पेसिफिक फोर्स कमांड आ जाए, इस पर क्वेश्चन आ जाए और यूपीएससी पूछ ले कि स्पेसिफिक फोर्सेज कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द टैक्टिकल वेपन्स, तो वो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इस तरह से हमने अगर इस तरह की बॉडीज का थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हो तो हमें याद रह जाएगा। आगे जो एक न्यूज़ है प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड है। पहले प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है देखिए 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या हुआ था? 9 जनवरी को आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी जो आए थे साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस है वो बनाया जाता है 9 जनवरी को। और किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडिया अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ जो ये बिजनेस ग्रुप है फिकी, और जो CII, ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशंस इनके द्वारा बनाया जाता है, मिलके बनाया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। और देखिए इस बार क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो क्वेश्चन 2017 का जो कहाँ बनाया जा रहा है, एक तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है बेंगलोर, और फॉर्मेट चेंज होने के बाद में पहली बार ये बनाया जा रहा है जो प्रवासी भारतीय दिवस है। इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है अब, जैसे कि इंटरेक्शन वगैरह इसमें ज़्यादा ऐड कर दी गई है, इनाम देंगे, सोशल जो इनोवेशंस होती है उन पर डिस्कशन करेंगे और साफ डायरेक्ट फीडबैक लेंगे एनआरआईज का, जो बाहर से लोग हैं उनका, कि किस तरह से आपको दिखते आ रही हैं यहाँ पर बिजनेस सेटअप करने में, इस तरह की जो बातें हैं। और दूसरा थीम क्या है इसकी? थीम आप बताइए कि जो ये हो रहा है इसकी थीम क्या है? 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब भी कोई समिट होता है। एक तो वो हुआ कहाँ, एक उसकी थीम क्या है, बस ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और कोई डिक्लेरेशन वगैरह हुई हो तो डिक्लेरेशन वगैरह तो होगी जब भी पता लगेगा, ऐसे तो इसमें तो डिक्लेरेशन होती भी नहीं वैसे। तो बस यही है। यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर का है। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है उन्होंने यह कहा है कि जो कश्मीर के जो यूथ है वो एलियनेट हो रहे हैं, इस दिशा में जरूरी जल्द ही कोई काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो थोड़ी सी बात थी। एक जो पीछे आर्टिकल रह गया हमारा, यहाँ पे सेंटर जो है वो जुडिशियल ट्रांसफर को स्टॉल कर रहा है। कैसे स्टॉल कर रहा है? देखिए सबसे पहले तो आप बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जजेस को ट्रांसफर करता कौन है?
आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हु ट्रांसफर द जजेस। अच्छा, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, जब जजेस को ट्रांसफर किया जाता है तो फाइल क्लियर की जाती है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। तो अब देखिए होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जल्दी से फाइल क्लियर करते नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे एक केस देखिए आप, गुजरात के एक जज हैं, कुछ शाह करके नाम है इनका, फरवरी में इनकी ट्रांसफर की गई थी, फरवरी में इनकी ट्रांसफर की गई थी पिछले साल, और अभी तक जो है इनकी ट्रांसफर गुजरात से मध्य प्रदेश की गई थी, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटिव ने इनकी फाइल नहीं क्लियर करी। तो देखिए, तो पूरा का पूरा जो पर्पस है वही अब तो जो है वो डिफीट हो गया ना। एक साल हो गया इनकी ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन अब अभी तक ये गए ही नहीं वहां पर, यानी मध्य प्रदेश इनको भेज दिया गया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने फाइल नहीं क्लियर करी, तो अभी भी वो गुजरात में है, एक साल हो गया। तो ये लिटिगेंट्स में एक तरह से जो पिटीशन फाइल करते हैं उनमें कंफ्यूजन का माहौल रहता है कि इनके खिलाफ जो केस जाता है मतलब कैसे बिहेव करेंगे, जाने वाले हैं नहीं जाने वाले हैं, मतलब एक तरह से कंफ्यूजन रहता है। बस इसी तरह का था कि इस तरह से अपॉइंटमेंट्स पर पहले बात थी, अब ये ट्रांसफर पर भी बात है। तो अपॉइंटमेंट्स और इस पे दो बात है, मेंस के लिए हमें काफ़ी फूडर पॉइंट मिल जाता है इस तरह छोटे छोटे पॉइंट से। हाँ, वो प्रीलिम के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि जजेस को ट्रांसफर करता कौन है। और आगे देखिए, एक यहाँ पर जो है कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। कोर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो कम हुई है, ग्रोथ कम हुई है, ज़्यादा हुई है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4% ऊपर गई नीचे गई, डेली चेंज होता है, मतलब डेली का मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं इनमें। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो है क्या। यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, काफ़ी बार ये पूछा है। तो 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो देख लीजिए, कोल है, क्रूडोल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब यूपीएससी स्मार्ट हो गई है, यूपीएससी यहाँ पर नहीं रुकती, यूपीएससी इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। उनको पता है कि बच्चे याद करके आएंगे जो 8 की इंडस्ट्रीज हैं। यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा कि इन 8 में से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। 8 में से सबसे ज़्यादा वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी का। और एक क्वेश्चन आप आज बताइए कि 8 में से सबसे कम वेटेज किसका है। सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी का, जो यूपीएससी पूछ चुकी है 2015 में, सबसे कम आपको बताना है। आगे चलते हैं, मैपिंग। देखिए, हमारा जो साउथ अमेरिका है वो पूरा हो चुका है, अफ्रीका भी पूरा हो चुका है। फिर भी हम जब रिवाइज करेंगे इसको तो देख लेंगे वो स्टेट्स जो हैं, जैसे स्टेट्स यहाँ पे मैगलिन स्टेट जाती है, चिली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये स्टेट्स हम लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी। स्टेट्स जो है गिब्राल्टर स्टेट और वो इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं काफ़ी। और आज तो देखिए डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, आज आपका डिवीजन नहीं, आज आपका टेस्ट है। तो आप बताइए कि 3-4 लोकेशन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कौन कौन सी लोकेशन है। एक तो देखिए आपको कंट्री बताना है, एक आपको बताना है ये कौन सा कंट्री है और ये वाला कौन सा कंट्री है। ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों में आपको क्वेश्चन बताने हैं। ये अफ्रीका का है 1, 2 और तीसरी लोकेशन आप ये बताइए ये लोकेशन कौन सी है। और इसके अलावा आप ये बताइए कि देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। और इसके अलावा देखिए आप 2-3 ज़्यादा हो जाएगा, वैसे आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, हम ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे अगले हफ्ते, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 जो आप लोकेशन है बस ये बता दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछने कई बार अच्छा नहीं रहता, बताए नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो देखिए एक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम, जो BBIN देखिए क्या है, ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। एक तरह से ये सब रीजनल आर्किटेक्चर है 4 कंट्रीज़ का साउथ एशिया के अंदर में। और इससे क्या होता है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें चारों कंट्रीज़ की। और ये क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट्स करते हैं काफ़ी चीज़ों पे, जैसे कि पावर पे, ट्रांसपोर्ट पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फॉर्मलाइज कब किया गया था, 1997 में, 14 मई 1997 को ये फॉर्मलाइज किया गया था। फॉर्मलाइज का मतलब ये नहीं कि इस्टाब्लिश कर देना, फॉर्मलाइज अलग चीज़ होती है, इस्टाब्लिश करना अलग चीज़ होती है। और उसके बाद में देखिए क्या हो, थोड़ी बहुत इनकी यहाँ पर GDP वगैरह दी गई है कि पॉपुलेशन कितनी है भूटान में, इंडिया में, नेपाल में। अब देखिए आजकल क्या है, ये डायरेक्ट तो यूपीएससी ऐसे नहीं पूछती कि फैक्ट्स कितने हैं इनकी, GDP कितनी है, लेकिन आजकल यूपीएससी बहुत स्मार्ट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि बांग्लादेश GDP इज़ 1/4 ऑफ इंडियाज GDP, या फिर इंडियाज GDP इज़ द डबल ऑफ ऑल द रिमेनिंग कंट्रीज इन द सार्क। इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो हमें एक थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर यूपीएससी कुछ भी एक्सट्रीम पूछे तो हम ऑप्शन को पकड़ लें, बस और कुछ नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा देख लीजिए कि जो GDP है इनकी है 572 और भूटान की है 6.3 और ये बिलियन में है। और उसके बाद में इंडिया की है 7996। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा देखते रहेंगे तो हो जाएगा, और कुछ नहीं है। लिटरेसी रेट देख लीजिए, इंडिया की सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट, और बस ऐसा ही कुछ खास नहीं। देखिए हुआ कहाँ था इनका, 2013 में देखिए इसको होस्ट किया था ढाका ने, बांग्लादेश ने। और क्या रिप्रेजेंटेशन थी, एम्बेसडर्स इकट्ठे हुए थे। और 2015 में ये होस्ट किया था इंडिया ने, जॉइंट सेक्रेटरीज थे वो इकट्ठा हुए थे और मुद्दों पर इन्होंने बातचीत करी थी।
और उसके बाद में देखिए 2016 में यानी पिछले साल ये हुआ था बांग्लादेश में, और इसमें इकट्ठे हुए थे फॉरेन अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरीज और उन्होंने मिलकर मुद्दों पर बात करी थी। तो बस ये तो इतना ही है, क्वेश्चन इस पर इतना ही आ सकता है कि कंट्रीज़ के नाम पे क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ हुआ था, ये कुछ खास समिट होते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि BBIN में कौन कौन से हैं। देखिए BBIN आया किस लिए था। अगर BBIN की थोड़ी सी हम बात करें तो आपको पता होगा कि देखिए पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान काफ़ी रोड़ा अटकाता है जब भी सार्क का समिट होता है। जब भी सार्क का समिट होता है तो पाकिस्तान क्या करता है, कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पे पास होने नहीं देता। तो इंडिया ने क्या फॉर्मुलाइज किया, इंडिया ने फॉर्मुलाइज किया BBIN कि अगर पाकिस्तान सार्क में रहा तो कोई भी जो एग्रीमेंट है वो पास होगा ही नहीं। इससे अच्छा कम से कम जो हमारे ईस्ट के 4 कंट्री हैं, जैसे कि एक तो हम खुद ही हो गए, एक भूटान, एक बांग्लादेश, एक नेपाल, कम से कम हम चारों में तो कोई ना कोई जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए। जैसे कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, आप बताइए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में क्या हुआ था, ये पिछले साल हमने साइन किया था BBIN ने। एक जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, कोई और एनर्जी एग्रीमेंट है, यानी इंडिया ने सोचा कि पाकिस्तान को छोड़ दीजिए सार्क के अंदर, कम से कम जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, और हमारे चारों के बीच में तो कम से कम कनेक्टिविटी बढ़े, हमारे चारों के बीच में तो कम से कम डेवलपमेंट आए। तो ऐसा इंडिया ने सोचा और फिर BBIN की स्थापना की गई थी, इसको फॉर्मुलाइज किया गया था। तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब आते हैं देखिए इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ में। आज जो हमारे जून महीने का हम डिस्कस करते हैं डेली की डेली, आज इंटरनेशनल रिलेशन का दिन है। इंटरनेशनल रिलेशन देखिए जो जून में सुर्खियों में थे, एक तो इस कारण थे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी, वो पिछले साल जून में 3 अफ्रीकन कंट्रीज़ की यात्रा पर गए थे। कौन कौन से वो कंट्रीज़ हैं वो देखिए, वो कंट्रीज़ हैं, एक तो आइवरी कोस्ट, एक तो है देखिए आइवरी कोस्ट, उसके अलावा ये गए थे घाना की यात्रा पर, और तीसरे नंबर पे गए थे नामीबिया की यात्रा पर। इन 3 देशों की यात्रा पर हमारे प्रेसिडेंट गए थे। अब देखिए प्रीलिम में ना तो आइवरी कोस्ट कभी नहीं पूछा जाएगा, मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम में भी कहीं नहीं पूछा जाएगा आइवरी कोस्ट है क्या, लेकिन थोड़ी बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए आइवरी कोस्ट किस साइड में है। तो ये थोड़ा वेस्टर्न साइड में है। और घाना जो है, ऐसे देखिए मेंस में ऐसे ना तो प्रीलिम में ना मेंस में ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आते, आएगा तो रिलेशंस आएगा, पूरा ऐसे आएगा इंडिया अफ्रीकन रिलेशंस के बारे में बताइए। इंडिया घाना कभी नहीं पूछेंगे UPSC, जैसे कोई भी छोटा मोटा देश हो, इंडिया नामीबिया रिलेशन कभी नहीं आएगा। इंडिया का किसी स्पेसिफिक रिलेशन के कंट्री के साथ में रिलेशन आएगा तो वो ऐसे आएगा, इंडिया US के रिलेशंस, इंडिया चाइना के रिलेशंस, इंडिया जापान के रिलेशंस, ऐसे जो बड़े बड़े कंट्री हैं, ऐसे छोटे कंट्रीज के बारे में नहीं पूछेंगे। और प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए घाना के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। घाना के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किए। हर देश के साथ में जब हमारे कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो काफ़ी तरह के एग्रीमेंट साइन करते हैं, एजुकेशन के लिए या किसी और के लिए, टूरिज्म के लिए, IT के लिए, इस तरह के। देखिए हर एक पॉइंट को याद रखना जरूरी नहीं है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में घाना में हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहे हैं। हम देखिए जब दूसरे देशों में जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जैसे जापान में गए तो वहाँ पे जाके हम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या PM जो जाते हैं घाना के अंदर में तो वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। तो हमने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है घाना के अंदर। हमने ऑलमोस्ट 700 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं घाना के अंदर में फ़िलहाल। और हमारी जो वहाँ पे जो देखिए ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो 3 से 5 बिलियन तक का है। अब वही बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना कितना की याद रखेंगे हम, घाना के साथ में हमारा ट्रेड कितना है वो याद रखने की जरूरत है नहीं इतना ज़्यादा। बस जो अगला है देखिए नामीबिया में गए थे, तीसरा जो कंट्री है नामीबिया, इसके साथ में रिलेशंस काफ़ी 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए हमने 2009 में, ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 2009 में हमने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था नामीबिया के साथ में। नामीबिया के पास में काफ़ी न्यूक्लियर फ्यूल उपलब्ध है, लेकिन देखिए अभी तक वो जो एग्रीमेंट हमने नामीबिया के साथ में साइन किया था वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उन्होंने सैंक्शन नहीं किया है, उसको रेटिफाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया ने, वो कहते हैं कि इंडिया ने NPT ट्रीटी पे साइन नहीं किया, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है 1968 की, वो कहते हैं कि इंडिया ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, इसलिए हम NSG के तहत में, NSG जो है जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, उसके तहत में नामीबिया कहता है कि हम आपको फ्यूल नहीं दे सकते। और एक दूसरी वो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो एक दूसरी ट्रीटी भी नामीबिया ने साइन की हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, अब ये ध्यान से देखिएगा, ANWFZT, अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी, अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी। ये कहते हैं कि ये हमारी एक अफ्रीका की भी अलग से ट्रीटी है जिसको कहते हैं, दूसरा जो नाम है इसका पेलिंदबार ट्रीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलिंदबार ट्रीटी पूछ सकते हैं UPSC की, पेलिंदबार ट्रीटी है क्या, वेदर इट इज ए क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, वेदर इज ए न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो ये याद रखिएगा, ये कहते हैं कि हमने ये ट्रीटी भी साइन करी है। और दूसरा देखिए
पेलिंदबा, ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पेलिंदबा है कहाँ। पेलिंदबा है साउथ अफ्रीका के अंदर में। ये जो साउथ अफ्रीका ने, देखिए जब 1968 में जब एनपीटी साइन किया गया था, एनपीटी में क्या हुआ था, जो P5 कंट्री है सिर्फ उन्हीं को अधिकार है न्यूक्लियर वेपन्स रखने का, बाकी किसी को नहीं। तो जब तक क्या था, जब तक साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, इन्होंने कैपेबिलिटी अपनी डेवलप कर ली थी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में, और वहाँ जो इनका इंस्टीट्यूट था, जो जहाँ इन्होंने वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, उस जगह का नाम था पेलिंदबा। साउथ अफ्रीका ने जहाँ अपनी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, पेलिंदबा वेपन्स कह सकते हो या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, कुछ भी कह सकते हो। और अब देखिए बाद में जब एनपीटी साइन हुई, उसके बाद में क्या हुआ, जिन कंट्रीज के पास में टेक्नोलॉजी थी उन्होंने भी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी क्या करी, नष्ट कर दी, या फिर जो कैपेबिलिटी थी उसको छोड़ दिया। तो साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक थे। अब एक और बात सामने आती है, जो ये आती है कि नामीबिया के साथ रिलेशंस हमारे और ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा अब जोर दे रहा है अफ्रीका के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में। और इंडिया अफ्रीका समिट भी हुआ था, आपको याद होगा कि इंडिया अफ्रीका समिट हुआ था 2015 अक्टूबर में, और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है यहाँ पर, इंडिया अफ्रीका समिट कहाँ हुआ था। आप बताइए पहला इंडिया अफ्रीका समिट कहाँ हुआ था। और ये तो देखिए तीसरा समिट था जो अक्टूबर 2015 में हुआ, ये था तीसरा समिट, और इससे पहले 2 हो चुके हैं। पहला आपको बताना है कि इंडिया अफ्रीका समिट पहला कहाँ हुआ था। बस यही है इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस में। देखिए इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में कई बार क्वेश्चन आए मेंस में, तो काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स हैं। 2-3 पॉइंट मैं आपको बता के लिख देता हूँ। देखिए इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी आए थे, तो हमने और अफ्रीका ने मिलकर कॉलोनियल स्ट्रगल के खिलाफ लड़ा था। वहाँ पे भी थे जो फ्रांस या फिर ब्रिटेन ने कब्जा जमाया हुआ था, कॉलोनीज बनाया हुआ था उनको, और हमको भी बनाया हुआ था। तो एक तरह से शेयर्ड स्ट्रगल हमने लड़ा। गांधी जी तो वहीं से आया होगा, आपने पता ही होगा। दूसरा देखिए हमारी सॉफ्ट पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है अफ्रीका के अंदर में। और जो देखिए वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके खिलाफ में तो थोड़े बहुत सेंटीमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने इनको कॉलोनीज बनाया था। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट वैसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट और इंडिया की इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फ़र्क है। चाइना तो आपको पता होगा, जहाँ भी चाइना अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना क्या करता है, अपने लोगों को ही साथ ले जाता है, यानी चाइनीज़ लोगों को अफ्रीका के अंदर ले जाएगा। और सारी की सारी जो मशीनरी है वो चाइना से होगी, और लोकल लोगों को ना तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोकल लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इंडिया की इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में अलग तरह की है। इंडिया क्या करता है, इंडिया ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे जो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो, इसलिए इंडिया की जो है वो सॉफ्ट पावर ज़्यादा है। और उसके बाद में क्या है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं, और काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड हमारे लोगों ने वहाँ पर खरीद कर खेती कर रहे हैं। इस तरह से आप हर डायरेक्शन में जा सकते हो। हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं अफ्रीका में भी चलती हैं। मेडिकल टूरिज्म अफ्रीका की तरफ से हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो BLK हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी अफ्रीकन्स और मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म में हमारा कंट्री काफ़ी अच्छा है। दूसरा, अगर इसके खिलाफ पॉइंट्स बोलने हो तो खिलाफ आप काफ़ी सारे पॉइंट्स बोल सकते हो। हमारे देश के अंदर में भी जो काफ़ी रेशियलिज्म के आरोप लगते हैं, और अफ्रीकन जो नेशनल्स होते हैं उन पर काफ़ी एक तरह से अटैक्स हुए थे पिछले दिनों, तो हमारे जो रिलेशंस थे उसमें काफ़ी तल्खी आई थी। और दूसरा देखिए, कई बार रिलेशन ऐसे आता है कि इंडिया जो ट्रीट करता है अफ्रीकन कंट्रीज को क्लस्टर बेस्ड ट्रीट करता है। क्लस्टर मतलब जैसा हमने अभी कहा कि इंडिया घाना रिलेशंस कभी नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या घाना को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो यही मतलब, इसका मतलब यही है कि जो इंडिया जो ट्रीट करता है इनको 4-5 देशों में एक साथ ट्रीट करता है, कि 6-7 देशों को एक, यानी 6-7 कंट्रीज में एक ही एम्बेसी। तो इस तरह इंडिया की जो अप्रोच होती है अफ्रीका की तरफ में वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होती है। और जो बातें हैं कि इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की बहुत ज़्यादा है, इंडिया कहीं भी मुकाबले में नहीं है। चाइना के कंपैरिजन में हमारे पास कैश नहीं है, चाइना के पास में चाइना की जो जेबें हैं वो भरी हुई हैं। इस तरह की बातें हैं। आगे देखिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी पिछले साल जून में नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज पर यात्रा पर गए थे, जैसे कि मोरक्को और ट्यूनीशिया। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये नहीं पूछेंगे। और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है पिछले साल जून के करंट अफेयर में थी, वो थी अफगानिस्तान में। हमारे प्राइम मिनिस्टर और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने मिलके जो एक डैम था पहले जिसका नाम था सलमा डैम, इस डैम का उद्घाटन किया था। पहले इसका नाम था सलमा डैम, और अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, तो ये नाम पूछा जा सकता है, अपील के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए आपको पता ही होगा इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। ऑलमोस्ट $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने वहाँ करी है। हाईवेज जरांस डेलाराम हाईवे हम वहाँ पे बना रहे हैं। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट जो शोरा है वो भी हमने ही बनाया है उसको। इसके अलावा देखिए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे अफगानिस्तान की यात्रा पर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड मिला, जो है द अमीर अमनतुल्ला खान अवार्ड।
अमीर अमनतुल्ला खान अवार्ड। तो इस छोटे छोटे फैक्ट हैं, थोड़े याद रहें तो अच्छा ही है, कोई नुकसान तो है नहीं। अमनतुल्ला खान अवार्ड। उसके अलावा देखिए एक और जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, तापी पाइपलाइन, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो है ये भी अभी वैसे तो रुका हुआ है, पिछले दिनों इस पर बातचीत थी कि इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें भी अफगानिस्तान शामिल है। तो ये थोड़े बहुत प्रीलिम के पॉइंट्स थे। उसके बाद में तो देखिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो इंडिया और यूएस को रिलेशंस को आती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे यूएस की चौथी ऑफिशियल यात्रा पर। तो पूरे के पूरे देखिए प्लस और नेगेटिव के पॉइंट्स जो हैं, प्रीलिम के लिए तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट होगा तो उसे देख लेंगे, जो मेंस के लिए क्या है, हम देखिए कहाँ कहाँ साथ हैं, कहाँ कहाँ खिलाफ हैं। अगर इंडिया यूएस की बात आती है तो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो हम खिलाफ हैं एक दूसरे के। हम कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो क्लाइमेट को ज़्यादा ख़राब किया, ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा ख़राब किया है, तो इनको ज़्यादा देना चाहिए। यहाँ पे है मतलब खिलाफ है तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा ना क्लाइमेट। यहाँ पे मतलब हमारे दोनों रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। क्लाइमेट में हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को निपटने में, आतंकवाद को निपटने में हम दोनों एक साथ हैं। चाइना को निपटने में हम दोनों एक साथ हैं, यूएस और हम। और जो WTO का मुद्दा है, यानी जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, और जैसे हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि आप सब्सिडी कम कीजिए जो आप अपने किसानों को देते हैं, इस WTO में भी हम दोनों आमने सामने हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम काफ़ी एक तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हम जहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ प्लस साइन है, जहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ हैं वहाँ नेगेटिव साइन है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए जब इंटरनेट की बात आती है तब भी हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम क्या कहते हैं कि ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही कहता है, जो सारा का सारे जो इंटरनेट है, देखिए इंटरनेट के सारे जो मेन सर्वर्स हैं वो यूएस के अंदर हैं। अब कभी भी देखिए यूएस चाहे तो वो सर्वर्स हैं वो मैनिपुलेट हो सकते हैं। इवन कोई भी केस हो तो वो यूएस की कोर्ट डिसाइड करती है। तो ये बहुत बड़ा वो था। पिछले दिनों आईकैन जो था, ये सारी इंटरनेट से डील करता है आईकैन, उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया था कि अब इसको आईकैन को, जैसे इंटरनेट को मैनेज करने में सभी देशों का कुछ ना कुछ साथ होना चाहिए, या फिर मल्टीलेटरली इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए, इस तरह में कोई बात थी। और सर्वर्स के पे अभी भी कोई बात नहीं है। अभी भी सारे के सारे जो इंटरनेट के सर्वर्स हैं, सारे के सारे मतलब सारे नहीं, सॉरी, मतलब जो सर्वर्स हैं मेन वो यूएस के अंदर में हैं। अब ट्रेड की बात आए तो ट्रेड के लिए हमारे दोनों के बीच में ट्रेड काफ़ी अच्छा, ये प्लस है। यूएस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यापार है हमारे बीच में और यूएस के बीच में। एनएसजी के मुद्दे पर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके मुद्दे पर हम साथ हैं। एनएसजी की जो बात है, यूएस ने हमारी एनएसजी में मेंबरशिप को पुरजोर सपोर्ट किया है। दूसरी जो बात आती है मेन तो देखिए यही है। वैसे तो हर डायरेक्शन में हम जा सकते हैं ऐसे तो, कि हमारा डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जो है सोसाइटी हमारी दोनों की दोनों डेमोक्रेसी है, लेकिन बढ़ते बढ़ते इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो हम बाद में जब इंडिया और यूएस के फुल फ्लैज रिलेशंस डिस्कस करेंगे तब आएगा। ये थोड़ा बहुत जो है प्लस और नेगेटिव के पॉइंट्स थे। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।